वेलकम टू नॉवल की दुनिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। 16 सच्चाई। रुद्र अवनी को आखिरी चेतावनी देते हुए बोलता है, मुझे सब कुछ सच बता दे वरना मुझे तेरी इज्जत उतारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर इस बार भी रुद्र की इस बात का अवनी पर कोई असर नहीं पड़ा था। अवनी इस तरह बर्ताव कर रही थी जैसे कि उसने रुद्र की बात नहीं सुनी हो। अवनी को एक्टिंग करते हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है और वह अपने आप से कहता है, आजकल की लड़कियां भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझती है। इसे लग रहा है मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सारी आइडियल लड़कियों के मुंह खुलवाए हैं, तुझसे सच उगलवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना सोचने के बाद रुद्र एक झटके के साथ अवनी के कपड़े फाड़ देता है। अब अवनी का ऊपरी भाग अंदरूनी कपड़े से ढका हुआ था, जहां अवनी की गोरी कमर रुद्र को साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड के अंदर अवनी के साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके बारे में उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि रुद्र इस हद तक गिर जाएगा। इससे पहले अवनी अपने आप को संभाल पाती तभी सिमरन ने रुद्र की तरफ भागते हुए कहा, हमारी मिस को छोड़ दो, तुम हमारी मिस के कपड़े नहीं फाड़ सकते हो। सिमरन को अपने पास आते हुए देखकर रुद्र बोला, तेरी मिस ही क्यों, मैं तेरे भी कपड़े पा दूंगा। इतना कहने के बाद रुद्र सिमरन की एक बाजू फाड़ देता है, जहां सिमरन और कपड़े फाड़े जाने के डर से अपने शरीर को अपने दोनों हाथों से ढक लेती है और रोते हुए रुद्र से कहती है, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। रुद्र की इस हरकत पर अवनी को भी गुस्सा आ गया था, पर वह रुद्र के इविल सोल की वजह से अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला सकती थी। अवनी बोली, तू कमीने कहीं कि तू ऐसे कैसे कर सकता है, वो एक छोटी बच्ची है। अवनी की इस बात पर रुद्र को हंसी आ गई थी। रुद्र ने अपने आप से कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है क्योंकि तुम्हारे सामने एक शैतानी मार्शल आर्टिस्ट खड़ा है। मुझे प्यार शर्मगाली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे शैतानी मार्शल आर्टिस्ट का काम ही होता है जितना ज्यादा गिर सकते हो गिर जाओ, पर जो काम हम कर रहे हो वह काम पूरा होना चाहिए। हमारे जैसे मार्शल आर्टिस्ट अपना काम पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी पिछली जिंदगी में बहुत बुरे काम कर चुका हूँ, उनके मुकाबले में ये काम तो कुछ भी नहीं है। ये सब सोचते हुए रुद्र की हंसी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अवनी को रुद्र के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे। रुद्र बोला, तेरा शरीर तो बहुत ज्यादा कमाल का है। मैं सोच रहा हूँ बाहर सभी सिपाही दिन रात काम करते हुए बहुत ज्यादा बोर हो गई है। कुछ दिनों के लिए मैं तुझे उन सिपाही के हवाले कर देता हूँ, उन सभी का मनोरंजन हो जाएगा। पर उन सभी सिपाहियों को सौंपने से पहले मैं तुम्हारे शरीर को ध्यान से देख लेता हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र अपने हाथ को अवनी के शरीर पर बचे आखिरी कपड़ों की ओर बढ़ाने लगता है। ले देकर बड़ी मुश्किल से अवनी ने उस कपड़े की मदद से अपनी इज्जत को बचा कर रखा था और अब रुद्र उसे भी उतारना चाहता था। अवनी अपने आप को बचाना चाहती थी पर वह अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रही थी। रुद्र अवनी के उस कपड़े को उतारने ही वाला था, तभी अवनी बोली, रुको रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, पर मुझे मत छुओ। अवनी की बात सुनकर रुद्र अपने हाथ को पीछे कर लेता है और अवनी से कहता है, मुझे सब कुछ सच बताओ। अवनी को हल्की ठंड महसूस हो रही थी और उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। रुद्र ने उसे किसी सामान की तरह नेकेड खड़ा कर दिया था। वह तो शुक्र था रुद्र का, उसने अभी तक अवनी के पूरे कपड़े नहीं उतारे थे, वरना वो तो कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। अवनी ने शर्माते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं अपने पिता की गोद ली हुई बेटी हूं और मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ वर्मा परिवार के ऊपर हमला करने के लिए आई थी क्योंकि मुझे वर्मा परिवार का खजाना चाहिए। रुद्र बोला, अच्छा वैसे तू ये काम कैसे करने वाली थी, और हाँ मुझे इस साजिश के पीछे कौन है इस बारे में भी जानना है। अवनी बोली, विवेक ने डार्क फील्ड वालों के साथ हाथ मिला लिया और बहुत जल्द डार्क फील्ड वाले कौशिक परिवार के ऊपर हमला करने वाले हैं और हम उन्हीं का फायदा उठाकर कौशिक परिवार के अंदर घुसकर वर्मा परिवार के ऊपर हमला कर देंगे। उस वक्त कौशिक परिवार के सिपाही भी डार्क फील्ड वालों को संभालने में व्यस्त रहेंगे और हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। अवनी की बात सुनकर रुद्र ने कुछ सोचते हुए अवनी से कहा, वैसे क्या तुम मुझे इस विवेक के बारे में बताने की कृपा करोगी। रुद्र के इस सवाल को सुनकर अवनी कुछ नहीं बोलती और वह बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो जाती है, जहां रुद्र ने गुस्से में आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अवनी ने भी रुद्र के हाथ को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। आज भले ही अवनी की सारी इज्जत उतर जाए, पर अवनी ने सोच लिया था वह इससे ज्यादा रुद्र को कुछ नहीं बताने वाली है। रुद्र का हाथ अवनी के सीने पर पहुंच ही गया था, तभी रुद्र को सिमरन की आवाज आई, रुको मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पर मेरी मिस के कपड़े मत उतारो। सिमरन ने सिसकियां लेते हुए आगे कहा, यंग मास्टर विवेक हमारी मिस के मंगेतर हैं और वे हमारे अगले होने वाले मुखिया भी, उन्होंने ही डार्क फील्ड वालों के साथ सौदा किया था। इससे पहले सिमरन आगे कुछ और कह पाती तभी अवनी ने सिमरन पर चिल्लाते हुए कहा, सिमरन चुप हो जो, इसे इससे ज्यादा और कुछ मत बताना।
रुद्र अपने हाथ का इशारा करता है और अवनी का मुंह अपनी इविल सोल द्वारा बंद करवा देता है। जब तक अवनी के शरीर में रुद्र का इविल सोल था तब तक रुद्र अवनी के शरीर को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता था। जब चाहे रुद्र अवनी को मार सकता था और जब चाहे उसे शक्तिहीन कर सकता था। रुद्र ने सिमरन के सर पर हाथ रखते हुए कहा, प्यारी बच्ची, मुझे सब कुछ सच बता दो वरना तुम्हारी मिस के लिए अच्छा नहीं होगा। रुद्र की बात सुनकर सिमरन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे जो कुछ भी पता था वह रुद्र को सब कुछ बताने लगती है। ये सब कुछ वर्मा परिवार की वजह से हो रहा है। वर्मा परिवार के मुखिया ने हमारी मिस के पिताजी पर हमला किया, जिस वजह से उनका पूरा शरीर शक्तिहीन हो गया है और वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। यंग मास्टर विवेक ने बताया था, हम अपने मुखिया को वर्मा परिवार के पुश्तैनी खजाने से ही ठीक कर सकते हैं, इसलिए हमने लुटेरों को भेजकर वर्मा परिवार के ऊपर हमला करवा दिया। पर उस जगह से मिस कनिका और उनका भाई भाग गया। हमने उनके पीछे 7वें स्तर के लुटेरों को भी भेजा था पर वे सभी लोग मारे गए। जब यंग मास्टर को ये बात पता चली तो उन्होंने हम लोगों को वर्मा परिवार के ऊपर हमला करने के लिए भेजा था। पर इस जगह पर आने के बाद हमें पता चला वर्मा परिवार की रक्षा कौशिक परिवार कर रहा है। हमारे यंग मास्टर के पास इसका भी इलाज था। उन्होंने डार्क फील्ड वालों के साथ सौदा कर लिया और हमारे लिए वर्मा परिवार के ऊपर हमला करने के लिए एक अच्छा मौका ढूंढा। सिमरन की सारी बात सुनने के बाद रुद्र को इतना तो समझ में आ गया था, इन सभी को विवेक कंट्रोल कर रहा था। रुद्र बोला, चुटकी, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या सच में वर्मा परिवार के मुखिया ने अवनी के पिताजी पर हमला किया था? मेरा मतलब, क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा था? जिस पर सिमरन ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, ये सब तो हमारे यंग मास्टर ने देखा था। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था, तुम्हारे यंग मास्टर ने ही तुम्हें ये सब बताया होगा और जहाँ तक तुमने मुझे अपने यंग मास्टर के बारे में बताया उस हिसाब से तुम्हारे यंग मास्टर ने ही तुम्हें ये बताया होगा अवनी के पिताजी को वर्मा परिवार के पुश्तैनी खजाने से ही ठीक किया जा सकता है। अभी रुद्र कड़ी से कड़ी ही मिल रहा था, तभी दरवाजा खुलता है। रुद्र, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। दरवाजे पर कनिका खड़ी थी। कमरे के अंदर आते ही उसकी नजर अवनी और सिमरन पर गई थी। अवनी को नेकेड देखकर कनिका हैरान हो गई थी और उसने शर्म की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ ही सेकंड के अंदर कनिका का पूरा मुंह लाल हो गया था और वह रुद्र को मन ही मन गाली दे रही थी। कनिका ने तेज आवाज में कहा, रुद्र, तुम कमीने कहीं के, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम इन लड़कियों के साथ क्या करना चाहते हो? इस वक्त हम अपने घर पर नहीं है, ये घर कौशिक परिवार का है और हम कौशिक परिवार के घर में रह रहे हैं। तुम इस तरह इन लड़कियों को यहाँ पर नहीं ला सकते हो। कनिका को इतना ज्यादा परेशान देखकर रुद्र ने हैरानी में अपने आप से कहा, इसे क्या हो गया? मैं तो इनके साथ पूछताछ कर रहा था। रुद्र बोला, मिस कनिका, आपको क्या हो गया है? मैं ये सब वर्मा परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। कनिका बोली, क्या कहा तुमने? तुम ये सब वर्मा परिवार की भलाई के लिए कर रहे हो? इन लड़कियों के साथ वो सब करने से वर्मा परिवार का भला कैसे होगा? क्या तुम इसी तरह हमारे परिवार को ताकतवर बनाना चाहते हो? रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कनिका किस बारे में बात कर रही है। एक तो रुद्र वर्मा परिवार का भला करने के लिए इन दोनों को पकड़कर लाया था और वही कनिका रुद्र को डांट रही थी। रुद्र ने अपने आप से कहा, पता नहीं आज इसे क्या हो गया, चलो मैं इसे इन दोनों के बारे में बता देता हूँ, क्या पता फिर यह ठंडे दिमाग से सोचने लगे। इतना सोचने के बाद रुद्र ने कनिका को शांति से कहा, देखिए मिस, मैं इन दोनों को यहाँ पर पूछताछ करने के लिए लाया हूँ और मुझे पता चला है ये दोनों गुप्ता परिवार से हैं। जैसे ही कनिका गुप्ता परिवार का नाम सुनती है उसे अपने पिताजी के बारे में याद आ जाता है कि कैसे गुप्ता परिवार के लोगों ने उसके पिताजी को मारा था और एक ही दिन के अंदर उनके परिवार के सभी लोगों को मार दिया था। उस बारे में याद आते ही कनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुस्से में अवनी की ओर हमला करने के लिए चली जाती है। 17 गलतफहमी। जहां कुछ पल पहले कनिका रुद्र को भाषण दे रही थी, वहीं अब कनिका के ऊपर अवनी को मारने का भूत सवार हो गया था। इससे पहले कनिका अवनी के पास पहुंच पाती तभी रुद्र कनिका का हाथ पकड़ लेता है। कनिका झटपटाने लगती है और वह गुस्से में रुद्र से कहती है, मुझे छोड़ दो रुद्र, आज मुझे इस कमीनी को मारना है। इसके परिवार वालों ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। रुद्र कनिका के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो और फिर कुछ करने के बारे में सोचना। मुझे लगता है तुम दोनों परिवार के बीच में गलतफहमी है। रुद्र की बात सुनकर कनिका और अवनी दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। रुद्र बोला, हो ना हो ये सब डार्कफील्ड वालों ने ही किया होगा। इतना कहने के बाद रुद्र कुछ सोचने लगता है और फिर कनिका से पूछता है, कनिका, क्या तुम्हें पता है डार्कफील्ड वाले कौन से परिवार से आते हैं? जिस पर कनिका बोली, इस बारे में तो सबको पता है, डार्कफील्ड वाले मेहरा परिवार से आते हैं।
अच्छा, तो वे लोग मेहरा परिवार से हैं। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में गलतफहमी डालने वाला और कोई नहीं बल्कि मेहरा परिवार है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वर्मा परिवार और गुप्ता परिवार मेहरा परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मेहरा परिवार चाहे रातों रात तुम दोनों परिवार का अस्तित्व मिटा सकता है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना कहने के बाद रुद्र सोच में पड़ जाता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था, 7 राजसी परिवार में से एक परिवार इतने छोटे परिवार के साथ खेल क्यों खेल रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्र अवनी के पास चला जाता है और उससे कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे मेहरा परिवार के बारे में पता लगाना है तो मुझे सोम पर्वत पर जाना होगा। तुम्हारे गुप्ता परिवार में से ही मुझे कुछ पता चल सकता है। रुद्र की बात सुनकर अवनी गुस्से में बोली, तुम कमीने, तुझे क्या लगता है इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुझे सोम पर्वत पर लेकर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अवनी की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है, जिसे देखकर अवनी थोड़ी घबरा जाती है। रुद्र बोला, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे खुद अपनी मर्जी से सोम पर्वत लेकर जाओगी। इतना कहने के बाद रुद्र कनिका से कहता है, कनिका, क्या तुम मुझे अपना पुश्तैनी खजाना दे सकती हो? रुद्र की बात सुनकर कनिका अपनी स्पेस रिंग में से रुद्र को एक बुक निकालकर दे देती है। कनिका से उस बुक को लेने के बाद रुद्र ने उस बुक को अवनी के पास ले जाते हुए कहा, ये वर्मा परिवार का पुश्तैनी खजाना है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पिताजी को इस बुक की मदद से ठीक कर सकती हो? इस बुक के अंदर सिर्फ निचले स्तर की एक मार्शल आर्ट लिखी है और इस बुक के अंदर कुछ भी खास नहीं है। रुद्र की बात सुनकर अवनी उस बुक को देखने लगती है और जो रुद्र ने कहा था वह बिल्कुल सच था। उस बुक के अंदर सिर्फ निचले स्तर की मार्शल आर्ट लिखी थी। रुद्र बोला, तुम मुझे अपने साथ सोम पर्वत पर लेकर चलो, मुझे एक बार तुम्हारे पिताजी को देखना है, क्या पता मैं उन्हें ठीक कर सकूं और मुझे तुम्हारे मंगेतर पर भी शक है। इससे पहले रुद्र आगे कुछ कह पाता तभी अवनी के पीछे खड़ी सिमरन बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सिमरन की बात सुनकर रुद्र सिमरन को देखने लगता है, जहां सिमरन अवनी के पीछे छुप जाती है। रुद्र बोला, मैंने कहा ना, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक भला इंसान हूं, ना कि कोई भूत। और रही बात तुम्हारे यंग मास्टर की, तुम दोनों अपने ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही रहस्यमय है? भला एक छोटा परिवार का लड़का जो कुछ साल पहले तुम्हारे गुप्ता परिवार में आया था, उसकी पहुंच 7 राजसी परिवार में से एक परिवार के साथ कैसी हो सकती है? इससे पहले रुद्र आगे कुछ कह पाता तभी अवनी ने रुद्र को रोकते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हूं, बताओ हम कब चल रहे हैं? रुद्र बोला, हम अभी चल रहे हैं, पर इससे पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें इस तरह नहीं ले जा सकता। रुद्र की बात सुनकर अवनी अपने कपड़े की ओर देखती है। रुद्र की बात सुनने के चक्कर में अवनी ये तो भूल ही गई थी, उसने सिर्फ अपने ऊपरी भाग को ढकने के लिए हल्का कपड़ा पहन रखा था। अवनी जल्दी से अपने शरीर को कवर करती है और चिल्लाते हुए रुद्र से कहती है, कमीने कहीं के, तूने ये सब जानबूझकर किया ना? अवनी चिल्लाती रह जाती है और रुद्र वहां से हंसता हुआ निकल जाता है। कुछ समय बाद तैयार होने के बाद अवनी और रुद्र सोम पर्वत की ओर निकल जाते हैं। रुद्र ने अपना वेश बदल लिया था और वह एक वेद की तरह दिखाई दे रहा था। रुद्र ने आसमानी रंग के हल्के ढीले कपड़े पहन रखे थे और उसने नकली दाढ़ी मूंछ लगा ली थी। जंगल में चलते हुए अवनी ने रुद्र से कहा, मैं तुम पर भरोसा करके सोम पर्वत पर लेकर जा रही हूँ, वहां पर जाकर अगर तुमने किसी को मारने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जिस पर रुद्र किसी भले इंसान की तरह बोला, मैं वहां पर किसी को मारने नहीं बल्कि सच का पता लगाने जा रहा हूं, मैं भी तो देखूं आखिर वह कौन है जिसने तुम दोनों परिवार का बेवकूफ बनाया। चलो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती हूं, पर सिमरन का क्या होगा मेरे जाने के बाद? अगर उन्होंने सिमरन को मार दिया, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं, वर्मा परिवार में से कोई भी सिमरन को कुछ नहीं करेगा। वह एक छोटी बच्ची है, कनिका इतनी गिरी हुई नहीं है जो वह अपने परिवार का बदला लेने के लिए किसी छोटी बच्ची को मारेगी। इसी तरह बात करते हुए वे दोनों सोम पर्वत पर पहुंच जाते हैं। रुद्र को सामने एक बड़ा सा पर्वत दिखाई दे रहा था जिस पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। अभी रुद्र उस पर्वत को ही देख रहा था तभी पेड़ के ऊपर से एक सिपाही नीचे आते हुए रुद्र और अवनी से कहता है, ओ तुम दोनों किधर जा रहे हो? पर जैसे ही वह सिपाही अवनी का चेहरा देखता है वह उसके सामने झुक जाता है। सिपाही ने अवनी से कहा, मिस आप यहाँ पर क्या कर रही है? आपको तो लोट सिटी में होना चाहिए था। अवनी बोली, मुझे यहाँ पर कुछ काम है इसलिए मैं वापस आई हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र और अवनी सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। रुद्र ने सीधे चलते हुए अवनी से कहा, मुझे लगता है ये सिपाही भी तुम्हारे मंगेतर के साथ मिला हुआ है। अवनी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
क्या तुम सच में बेवकूफ हो? अपना खुद का दिमाग लगाओ। तुम लोस्ट सिटी के अंदर जा रही हो, इस बारे में तुम्हें और तुम्हारे मंगेतर को पता था, पर उस मामूली से सिपाही को इस बारे में कैसे पता लगा? जरूर यह सिपाही भी तुम्हारे मंगेतर के साथ मिला होगा, तभी तो उसे तुम्हारे बारे में पता है। तुम देखना, जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तुम्हारा मंगेतर हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। कुछ समय बाद वे दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही अवनी का मंगेतर विवेक खड़ा था। विवेक को देखकर रुद्र ने धीमी आवाज में अवनी से कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था ना, तुम्हारा मंगेतर हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। विवेक ने अवनी को देखते ही कहा, अवनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो लोस्ट सिटी में होना चाहिए था। जिस पर अवनी ने कहा, सीनियर मुझे लगता है फिलहाल हम वर्मा परिवार के ऊपर हमला नहीं कर सकते। उनकी रक्षा करने के लिए उस जगह पर बहुत ज्यादा सिपाही है और मैंने अपने लोगों को उसी जगह पर छोड़कर रखा है। उनकी नजर वर्मा परिवार के ऊपर 24 घंटे रहती है। 18 धोखेबाज विवेक। विवेक की उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी और उसने मार्शल आर्टिस्ट के कपड़े पहन रखे थे। विवेक के दोनों हाथों में कवच लगा हुआ था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था वह हर पल के लिए तैयार है। अवनी की बात सुनकर विवेक की भौहें चढ़ जाती है और वह अवनी को घूरने लगता है, जैसे कि वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो आखिरकार अवनी के मन में क्या चल रहा है। विवेक बोला, तुम्हें पिताजी की हालत के बारे में पता है? उन्होंने हमारा बचपन से ध्यान रखा, भले ही हम उनके सगे नहीं थे, पर उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा और जबकि वे तकलीफ में हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और तुम कुछ चंद सिपाही को देखकर वहां से भागकर आ गई। इतना कहने के बाद विवेक ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये बुढ़ा कौन है? तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अवनी ने शांति से जवाब दिया, ये एक दूसरे स्तर के वैद्य हैं, मैंने इनकी काबिलियत खुद देखी है। बिल्कुल ठीक नहीं, पर ये हमारे पिताजी को काफी हद तक ठीक कर देंगे। अवनी की बात सुनकर विवेक के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। विवेक ने अवनी के करीब जाते हुए गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बताया था हमारे पिताजी को वर्मा परिवार के पुश्तैनी खजाने ने घायल किया है और उन्हें वही खजाना ठीक कर सकता है। अगर हमारे पिताजी को कोई वैद्य ठीक कर पाता तो मैं पहले ही किसी वैद्य को बुलाकर पिताजी को अब तक पूरी तरह ठीक करा देता। विवेक की बात सुनकर अवनी बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि उसके पास विवेक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी रुद्र बोला, बेटा अवनी ठीक बोल रही है, मैं बहुत सारी सिटी और देश के अंदर घूम चुका हूं और मैंने बहुत से मरीजों को ठीक किया है, कम से कम मुझे एक बार उस मरीज को देखने तो दो। रुद्र की बात सुनकर विवेक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए रुद्र की ओर बढ़ने लगता है। बुढ़े तू बेटा किसे बोल रहा है? मैं तेरा कोई बेटा बेटा नहीं हूँ। पर विवेक रुद्र के पास पहुंच पाता उससे पहले ही अवनी विवेक के सामने आ जाती है। अवनी बोली, मैं इनको यहाँ पर लेकर आई हूँ, अगर तुम्हें इनको मारना है तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। अवनी की बात सुनकर विवेक उसी जगह पर रुक जाता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, ठीक है तुम एक बार पिताजी को देख सकते हो, पर अवनी मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर यह बुढ़ा पिताजी को ठीक नहीं कर पाया तो ये यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। इतना कहने के बाद विवेक आगे जाने लगता है, जहां अवनी ने धीरे से रुद्र को कहा, देखा तुमने, विवेक बहुत अच्छा इंसान है, उसे पिताजी की बहुत ज्यादा चिंता है, तभी तो उसने कहा है अगर तुम पिताजी को ठीक नहीं कर पाए तो वह तुम्हें मार डालेगा। जिस पर रुद्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम नासमझ लड़की हो, मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। भला तुम्हारे होते हुए मैं तुम्हारे पिताजी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं, पर ये मुझे फिर भी रोकने के लिए आया, और ये बात तो तुम भी जानती हो, एक निचले स्तर की मामूली सी मार्शल आर्ट तुम्हारे पिताजी को ठीक नहीं कर सकती, पर उसे फिर भी वह मार्शल आर्ट चाहिए। अवनी तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा मंगेतर बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। रुद्र की बात सुनकर अवनी बिल्कुल शांत खड़ी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कौन सही है कौन गलत। अवनी को शांत देखकर रुद्र बोलो, चलो चलते हैं, मैं एक बार तुम्हारे पिताजी को देखना चाहता हूँ। जिस पर अवनी बोली, पर तुम तो नकली वैद्य हो, फिर तुम कैसे पिताजी को देख सकते हो? कहीं तुम मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अवनी, मैं यहाँ इतनी दूर तुम्हारे पिताजी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, हमें अभी नाटक करते रहना होगा। तुम्हारा मंगेतर यहीं पर है और क्या पता मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक कर दूं, और इसके अलावा मुझे ये भी जानना है तुम्हारा मंगेतर सच में अच्छा इंसान है या फिर बुरा। इतना कहने के बाद रुद्र अवनी के साथ एक 2 मंजिला घर के अंदर चला जाता है, जहां एक कमरे के अंदर अवनी के पिताजी बिस्तर पर पड़े थे। विवेक भी उसी जगह पर था और वह अपने पिताजी को खाना खिला रहा था। अवनी और रुद्र को देखकर विवेक खड़ा हो जाता है। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी दवाइयों की वजह से पिताजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विवेक की बात सुनकर रुद्र अवनी के पिताजी को देखने लगता है। अवनी के पिताजी की हालत बहुत बुरी थी, उनकी आंखें अंदर धंस चुकी थी और शरीर पूरी तरह सूख गया था, मुंह पर बुरी तरह झुर्रियां थी और रंग काला पड़ गया था।
रुद्र अवनी के पिताजी का हाथ पकड़ता है और नस दबाने के बाद तुरंत कहता है, इन्हें बिल्कुल भी अंदरूनी चोट नहीं लगी है, इनका शरीर अंदर से पूरी तरह ठीक है। रुद्र की बात सुनकर अवनी हैरान हो जाती है। अवनी बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है, पिताजी को ना ही बाहर चोट लगी है और ना ही अंदर, फिर ये चल फिर क्यों नहीं पा रहे। तभी कुछ सेकंड बाद रुद्र बोला, हाँ मुझे पता चल गया, ये वही है, तुम्हारे पिताजी को कोई बीमारी नहीं है बल्कि उनके शरीर के अंदर एक जहरीला कीड़ा है। जैसे ही विवेक ये बात सुनता है वह तुरंत भागता हुआ रुद्र को पीछे धकेल देता है। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, भला पिताजी के अंदर कीड़ा कैसे हो सकता है। विवेक को ऐसी हरकत करते हुए देखकर अवनी बोली, सीनियर तुम ये क्या कर रहे हो, इन्हें पिताजी का अच्छे से इलाज करने दो। अवनी की बात सुनकर विवेक ने अवनी के पास आते हुए कहा, मुझे बताओ सिमरन कहाँ पर है, वह तो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है, फिर वह आज यहाँ पर क्यों नहीं, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। अवनी बोली, भला मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी, और रही बात सिमरन की, मैंने उसे कुछ काम दिया था और वह उसी काम को कर रही है। अवनी की बात सुनकर विवेक अवनी के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और फिर अचानक से उसे धक्का देकर अपने दूसरे हाथ से दीवार पर लगे एक बटन को घुमाता है और विवेक के ऐसा करते हैं जमीन के अंदर एक गेट खुलता है जिसके नीचे एक बड़ा गड्ढा था। अवनी उड़ती हुई उसी गड्ढे में गिर जाती है। अपने सामने ये सब होते हुए देखकर रुद्र वहां से भागने की एक्टिंग करता है, पर विवेक रुद्र को भी उसी गड्ढे में गिरा देता है। इधर अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था, उसे कुछ भी समझने का वक्त नहीं मिला था। अवनी को ऊपर खड़े विवेक को देखकर कुछ कुछ समझ में आ रहा था, पर वह उसे सच नहीं मनाना चाहती थी। ऊपर खड़े विवेक ने अवनी से कहा, जब तुम यहाँ पर आई थी मुझे तभी तुम पर शक हो गया था, और जब मैंने इस बुढ़े को देखा मुझे पता चल गया जरूर अब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं। अवनी ने नम आंखों से विवेक को कहा, सीनियर ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे पिताजी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पिताजी ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा किया, क्या उनसे कोई गलती हो गई। जिस पर विवेक क्रूरता से बोला, कौन सीनियर, मैं तुम्हारा कोई सीनियर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर डार्क फील्ड से आया हूँ, और रही बात उस बुढ़े की, मैं उसे अपना पिता नहीं मानता, उसने मुझे गोद लिया था और मैं यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से आया हूँ, न कि तुमसे शादी करने। बस एक बार मेरा मिशन पूरा होने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ पूरे गुप्ता परिवार को खत्म कर दूंगा। विवेक की बात पूरी होने के बाद रुद्र ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, बेटा तुम मुझे जाने दो, ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मैं तुम्हारे पारिवारिक मामले में नहीं आना चाहता। फिर किसने कहा था तुम्हें इस जगह पर आने के लिए, तुमने यहाँ पर आकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है और अब तुम्हें इस गलती को सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा। पर मैं तो यहाँ पर अवनी के पिताजी को ठीक करने के लिए आया था और मैं ठीक भी कर सकता हूँ, मेरे पास उस जहरीले कीड़े को खत्म करने वाली बहुत सारी दवाएं हैं। रुद्र की बात सुनकर विवेक सोच में पड़ जाता है। विवेक ने आपसे कहा, लगता है ये वैद्य उस बुद्ध को सच में ठीक कर सकता है, मुझे जल्दी से अपने मिशन को खत्म करना होगा। इतना सोचने के बाद विवेक दोबारा से उस बटन को दबाता है, जहां वह गेट दोबारा से बंद हो जाता है। उस जगह को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इस जमीन के नीचे बड़ा गड्ढा होगा। रुद्र और अवनी को कैद करने के बाद विवेक उस जगह से चला जाता है जहां रुद्र अभी भी नाटक करते हुए चिल्ला कर कहता है, मुझे जाने दो, मैं बाहर किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। जब विवेक उस जगह से चला जाता है रुद्र अवनी की तरफ देखता है जो कोने पर बैठकर रो रही थी। रुद्र ने अवनी से कहा, तुम और मिस कनिका दोनों एक जैसी हो, तुम दोनों ने बहुत कुछ झेला है, तुम दोनों परिवार को फंसाया गया है, और जबकि तुम्हें पता चल गया है कौन अच्छा है और कौन बुरा, तो आगे से ध्यान रखना, कभी भी किसी की बात पर आसानी से विश्वास मत करना। पहले उस आदमी को ध्यान से देखो और उसके मन की बात जानने की कोशिश करो, तुम्हें काफी हद तक पता चल जाएगा वह झूठ बोल रहा है या फिर सच। रुद्र की बात सुनकर अवनी ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, वैसे भी आज नहीं तो कल हम मरने वाले हैं, फिर यह सब जानकर मैं क्या करूंगी। कनिका की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। रुद्र बोला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है, आज रात को हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, पर अगर तुम्हारी हिम्मत टूट गई है तो तुम आत्महत्या भी कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रुद्र की बात सुनकर अवनी को गुस्सा आ जाता है। अवनी ने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, कमीने कहीं के, अगर आज मैं यहाँ पर मर भी गई तो मैं तुझे अपने साथ लेकर मरूंगी। चैप्टर 19 बर्फीला कीड़ा। कुछ घंटे बाद रात हो जाती है जहां रुद्र ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। रुद्र अपनी आंखें खोलता है और उसे अपने सामने अवनी दिखाई देती है जो इस वक्त सो रही थी। रुद्र अवनी को जगाता है जहां अवनी भी तुरंत उठकर बैठ जाती है। रुद्र बोला, अब हम यहाँ से भागने वाले हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद रुद्र अपने इविल सोल को बाहर निकालता है जहां अवनी अपने सामने लाल रंग के उड़ते हुए बच्चे को देखकर घबरा जाती है। रुद्र बोला, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यह मेरी मार्शल आर्ट है।
यह अजीब सी मार्शल आर्ट कैसी है? मैंने आज से पहले ऐसी मार्शल आर्ट के बारे में नहीं सुना जिसका अभ्यास करने से एक लाल रंग का बच्चा तैयार होता है। यह मेरी सीक्रेट मार्शल आर्ट है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इतना कहने के बाद रुद्र अपने इविल सोल को बाहर भेज देता है, जहां रुद्र का इविल सोल जमीन को पार करते हुए बाहर पहुंच जाता है। रुद्र का इविल सोल किसी भी खोखले पदार्थ को पार कर सकता था और आज रुद्र ने अपने इविल सोल की इसी एबिलिटी का इस्तेमाल किया था। इधर अवनी रुद्र के इविल सोल को जमीन पार करते हुए देखकर हैरान थी। अवनी ने अपने आप से कहा, ये बार बार विवेक को रहस्यमय कहता है, पर यह खुद कितना रहस्यमय है? क्या इसे इस बारे में पता है? मैं जितना इसके साथ रहती हूँ यह मुझे उतना ही ज्यादा रहस्यमय लगता है। पता नहीं इस रुद्र के अंदर और कितने रहस्य होंगे। अपने इविल सोल को बाहर भेजने के बाद रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस वक्त रुद्र का इविल सोल जो बाहर देख रहा था, रुद्र उसे अंदर बैठा हुआ देख सकता था। रुद्र अपने इविल सोल को कमरे से बाहर भेजता है, जहां उसे दो सिपाही दिखाई देते हैं जो उस कमरे के बाहर तैनात थे। रुद्र उनमें से एक सिपाही के अंदर अपने इविल सोल को भेज देता है और अपने इविल सोल के जरिए बोलता है, अंदर जाकर दीवार पर लगे बटन को घुमाओ। अपने साथी के अंदर से आवाज को आता हुआ देखकर दूसरा सिपाही थोड़ा घबरा जाता है। उसने घबराते हुए कहा, अरे क्या तुमने अभी यह आवाज सुनी? पर इससे पहले वह सिपाही दूसरे वाले सिपाही के सवाल का जवाब दे पाता, तभी उसके मुंह से खून निकलता है और वह उसी जगह पर मारा जाता है। रुद्र उस सिपाही के अंदर से अपने इविल सोल को बाहर निकालता है और दूसरे वाले सिपाही के अंदर भेज देता है। रुद्र ने उस सिपाही से कहा, मैंने कहा अंदर आकर उस बटन को घुमाओ वरना तेरा भी यही हाल होगा। अपने अंदर से आवाज को आता हुआ देखकर वह सिपाही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी जान जाने के डर से वह सिपाही जल्दी से अंदर जाता है और दीवार पर लगे बटन को घुमा देता है। गेट खुलने के बाद रुद्र अपनी आंखें खोलता है और अवनी से कहता है, चलो यहां से चलते हैं। इतना कहने के बाद रुद्र एक छलांग लगाता है और उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। अवनी भी समय न बर्बाद करते हुए उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। अवनी के सामने वही सिपाही अपने घुटनों के बल बैठा हुआ अवनी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। मिस, मैंने कुछ भी नहीं किया। यंग मास्टर ने मुझे मारने की धमकी दी थी, आप मुझे छोड़ दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अवनी उस सिपाही को नजरअंदाज करते हुए रुद्र के पास जाने लगती है, जहां रुद्र अवनी के पिताजी को देख रहा था। वैसे तो अवनी के पिताजी का पूरा शरीर शक्तिहीन था, वह अपने किसी भी अंग को नहीं हिला सकते थे, पर वह अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते थे। अपने सामने एक नौजवान को देखकर अवनी के पिताजी, जिनका नाम जसवीर गुप्ता था, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है। बेशक वे डर गए थे, रुद्र को भी यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए उसने कहा, देखिए मैं आपको ठीक कर सकता हूं, मुझे आपकी बीमारी के बारे में पता है। जैसे ही अवनी के कानों में यह बात पड़ती है वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या तुम सच में पिताजी को ठीक कर सकते हो? पर रुद्र ने अवनी की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं आपको अपने बारे में बताना तो भूल ही गया, मेरा नाम रुद्र है और मैं वर्मा परिवार का सलाहकार हूँ। मेरा और आपका दुश्मन एक ही है, मेरा परिवार, पर मेरे पास उनसे निपटने के लिए कोई भी ताकतवर साथी नहीं है। क्या आप ठीक होने के बाद मेरी मदद करेंगे? रुद्र की पूरी बात सुनने के बाद जसवीर अपनी आंखें बंद करके रुद्र को हाँ करता है, जहां रुद्र पीछे मुड़कर उस सिपाही को देखता है जिसने रुद्र और अवनी को आजाद किया था। वह सिपाही अभी भी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके सर से लगातार पसीना बह रहा था और उसकी हिम्मत ऊपर देखने की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। रुद्र उस सिपाही के अंदर से अपने इविल सोल को बाहर निकालता है और जसवीर के अंदर भेज देता है। अवनी भी यह सब होते हुए अपनी आंखों से देख रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अवनी बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने उस बच्चों को पिताजी के अंदर क्यों भेज दिया? और क्या मैं अपने इविल सोल को अंदर भेजकर तुम्हारे पिताजी का इलाज कर रहा हूँ? अवनी ने शांति से पूछा, तुमने कहा था तुम मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हो, क्या तुम मुझे पिताजी की बीमारी के बारे में बता सकते हो? अवनी की बात सुनकर रुद्र ने जसवीर की बीमारी के बारे में बताते हुए कहा, इनके अंदर शैतानी कीड़े को डाला गया है जो मधुमक्खी, बिच्छू, कानखजूरे की तरह दिखाई देते हैं। शैतानी कीड़े का इस्तेमाल किसी को घायल करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप की रक्षा करने के लिए भी किया जाता है। जब मैंने कहा था तुम्हारे पिताजी के अंदर शैतानी कीड़ा है, तुम्हारे मंगेतर ने हम दोनों को तुरंत उस गड्ढे के अंदर गिर दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था मैंने तुम्हारे पिताजी की बीमारी के बारे में पता लगा लिया है। रुद्र की बात सुनने के बाद अवनी बोली, इसका मतलब पिताजी की ऐसी हालत उस शैतानी कीड़े की वजह से हुई है, उसी कीड़े की वजह से पिताजी चल फिर नहीं पा रहे। रुद्र बोला, हाँ यही बात है, मैंने इनके शरीर के अंदर अपने इविल सोल को भेज दिया है, मेरा इविल सोल जल्द ही इनके शरीर से वह कीड़ा ढूंढकर उसे मार डालेगा। रुद्र ने अभी इतना ही कहा था तभी जसवीर धीरे धीरे बोलने लगता है और अचानक से उनकी चीख निकल जाती है। अपने पिताजी को दर्द में कराहते हुए देखकर अवनी जल्दी से अपने पिताजी के पास जाती है और उन्हें संभालती है।
तभी उनकी खाल को चीरता हुआ एक कीड़ा बाहर निकलता है। वो कीड़ा दिखने में उंगली से भी छोटा था और उसका रंग सफेद था। जैसे ही अवनी उस कीड़े को देखती है, वह उस कीड़े को मारने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, पर तभी रुद्र अवनी के हाथ को पकड़ लेता है। रुद्र बोला, तुम इसे नहीं मार सकती हो, इस कीड़े को हाथ लगाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, मैं इस कीड़े को मैं खत्म करता हूँ। रुद्र की बात सुनकर अवनी पीछे हट जाती है, जहां रुद्र उस कीड़े के पास चला जाता है। रुद्र उस कीड़े को ध्यान से देखता है और फिर उसके चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। रुद्र ने अपने आप से कहा, मैंने सोचा नहीं था इस जगह पर आना मेरे लिए इतना ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ये कीड़ा तो बर्फीला कीड़ा है, मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। ये कीड़ा ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम है और ये कीड़े भी बहुत ज्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं। कई हजारों में किसी एक को ये कीड़ा मिल पाता है, मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है। इतना सोचने के बाद रुद्र खड़ा हो जाता है और उस कीड़े को एक छोटी डाबी में बंद करने के बाद अपनी जेब में घेर लेता है। रुद्र ने अपने आप से कहा, अच्छा हुआ मुझे इस कीड़े के बारे में पहले से ही पता था, वरना मैं इस कीड़े को जिंदा नहीं पकड़ पाता। ये कीड़ा जिस शरीर में होता है उस शरीर को छोड़कर तभी बाहर आता है जब वह आदमी मर गया हो। मेरे इविल सोल ने भी अंदर जाकर इस कीड़े को ऐसा ही एहसास कराया जैसे कि तुम्हारे पिता मर गए हो, फिर ये दूसरा शरीर ढूंढने के लिए बाहर आ गया और मैंने इसे जिंदा पकड़ लिया। रुद्र पीछे मुड़ता है और अवनी से कहता है, अवनी अपने पिताजी को उठा लो, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। बर्फीले कीड़े को पाने के बाद रुद्र के चेहरे पर खुशी अलग ही देखी जा सकती थी, क्योंकि आज उसे खजाना जो मिल गया था। रुद्र ने अपने आप से कहा, यहाँ से जाने के बाद मैं इस कीड़े को बहुत खतरनाक हथियार बनाऊंगा। जसवीर होश में आ गया था, पर उसके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी जो वह चल फिर सके, इसलिए अवनी अपने पिता को अपनी पीठ पर उठा लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। घर के अंदर जितने भी सिपाही तैनात थे, रुद्र ने उन सभी को अपने इविल सोल द्वारा पहले ही मार दिया था। पर जैसे ही अवनी और जसवीर बाहर का नजारा देखते हैं, वे दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके सामने बहुत सारे सिपाहियों की लाश पड़ी थी। घर के चारों तरफ जितने भी सिपाही थे, रुद्र ने उन सभी को मार दिया था। चारों तरफ लाश पड़ी थी, देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने सभी सिपाहियों को बेहोश कर दिया हो, पर वे सभी सिपाही बेहोश नहीं थे। रुद्र ने उन सभी को मार दिया था। उन सभी सिपाहियों के शरीर पर खून का एक भी कतरा नहीं था। रुद्र ने उन सभी को अपने इविल सोल का इस्तेमाल करके मारा था। अवनी ने हैरानी में अपने आप से कहा, इस जगह पर 170 से भी ज्यादा सिपाही मौजूद थे और रुद्र ने उन सभी को मार दिया। तभी रुद्र की नजर अपने पीछे जाती है, जहां पर एक सिपाही अभी भी जिंदा था। ये वही सिपाही था जिसने रुद्र और अवनी को आजाद किया था। रुद्र उस सिपाही के पास जाता है जहां उस सिपाही की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह सिपाही नीचे पड़ा हुआ था और अपने सामने इतने लोगों की मौत देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसकी धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी और उसे अपने सामने का नजारा देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह सिपाही इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था और अपने सामने इतने लोगों की मौत देखकर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने आज से पहले इतना खतरनाक मंजर नहीं देखा था और तभी उसे अपने सामने से रुद्र आता हुआ दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। रुद्र को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे ये सब करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो। उस सिपाही के पास आने के बाद रुद्र बोला, तुम्हें तो मारना मैं भूल ही गया था, तुमने हमारी जान बचाई, पर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने की गलती नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद रुद्र अपने इविल सोल को बाहर निकालता है और उस सिपाही के अंदर भेजकर उसको भी मार देता है। अपने इविल सोल को किसी के अंदर भेजने के बाद रुद्र को बस एक बार अपने मन में उस आदमी को मारने के बारे में सोचा होता है और आगे रुद्र का इविल सोल कुछ सेकंड के अंदर उस आदमी को मार देता है। कभी कभी रुद्र के इविल सोल को किसी के शरीर पर कब्जा करने में वक्त लगता है। यह उस आदमी के ऊपर निर्भर होता है कि वह कितना ज्यादा ताकतवर है। अगर वह रुद्र से काफी ज्यादा ताकतवर है तो रुद्र का इविल सोल उस आदमी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा, पर अगर वह आदमी रुद्र से थोड़ा ही ताकतवर है तो रुद्र आसानी से उस आदमी के ऊपर कब्जा कर लेगा और उस आदमी को अपने इशारे पर नचा सकता है। 20 परिवार का नियम। घर के बाहर जितने भी सिपाही तैनात थे, रुद्र ने उन सभी को मार दिया था। ऐसा कोई भी सिपाही नहीं था जो उस जगह से बचकर भाग गया हो। इतने लोगों की लाश देखकर अवनी बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सभी लोगों को मारना जरूरी नहीं था, तुम उन सिपाही को छोड़ भी तो सकते थे। अवनी, तुम बहुत ज्यादा भोली हो, इन सभी लोगों को मारना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर मैं इनमें से एक को भी जिंदा छोड़ देता तो वह तुम्हारे मंगेतर को जाकर बता देता और फिर हम यहाँ से कभी नहीं भाग पाते। जसवीर ने भी अवनी से धीमी आवाज में कहा, बेटा ये सही कह रहा है। अपने पिता की बात सुनकर अवनी बोली, ठीक है, और तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए।
रुद्र अवनी से कुछ नहीं कहता और वह आगे चलने लगता है। अवनी भी रुद्र के पीछे पीछे जाने लगती है। जहां अवनी ने रुद्र का पीछा करते हुए अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता मैंने इसका साथ देकर सही किया या फिर गलत, पर मैं इसे भूलकर भी अपना दुश्मन नहीं बना सकती। ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं इसे दुश्मन बनाकर अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती। 4 दिन का सफर करने के बाद वे तीनों लोट सिटी पहुंच जाते हैं। रुद्र अवनी और जसवीर को लेकर अपने घर जाता है, जहां सिमरन को भी इस बारे में पता चल गया था कि उसकी मिस वापस आ गई है। सिमरन जल्दी से नीचे हॉल में आती है और अवनी को गले से लगा लेती है। सिमरन बोली, मिस मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आई थी। जहां अवनी ने सिमरन के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक हो ना सिमरन, और क्या इन लोगों ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा? जिस पर सिमरन ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस वर्मा परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बस उस रुद्र को छोड़कर, वह बहुत बड़ा कमीना है। तभी रुद्र ने सिमरन के पीछे से कहा, क्या कहा तुमने? किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करते वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। रुद्र की आवाज सुनकर सिमरन पीछे मुड़ती है, जहां रुद्र को देखकर वह थोड़ी घबरा जाती है। सिमरन के पीछे पीछे कनिका, अंगद और समर भी आ गए थे। जहां समर ने सिमरन की बात सुनकर कहा, अच्छा हुआ इन 5 दिनों से रुद्र यहाँ पर नहीं था, वरना वो कपड़े उतार कर पीछे थप्पड़ मारता है। समर की इस बात में सिमरन को बहुत ज्यादा डरा दिया था और वह डर की वजह से अवनी के पीछे छुप गई थी। जहां इन दोनों की हरकत देखकर अवनी और अंगद हंसने लगे थे। सफर के दौरान जसवीर की हालत काफी हद तक ठीक हो गई थी और वे धीरे है, मिस जानवी मुझे बड़े भाई यशवंत से मिलना है। रुद्र की बात सुनकर जानवी ने तुरंत कहा, तुम आज अंदर नहीं जा सकते, आज मास्टर किसी से भी नहीं मिलेंगे। मिस जानवी, आज मैं यहाँ पर आपका मेहमान बनकर नहीं बल्कि भाई यशवंत से कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। रुद्र की बात सुनकर जानवी टस से मज नहीं होती, जैसे कि आज उसने ठान लिया हो कि वह रुद्र को अंदर नहीं जाने देगी। जानवी बोली, लगता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। क्या हुआ अगर तुम 5वें स्तर की फॉर्मेशन बना सकते हो? ये कौशिक परिवार की हवेली है, कोई ऐरा गहरा घर नहीं जो तुम मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाओगे। तुम छोटे परिवार के सलाहकार हो, इसलिए तुम हमारे मास्टर से नहीं मिल सकते। जानवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए सार्थक ने भी कहा, देखो रुद्र, आज तुम मास्टर से नहीं मिल सकते। उन दोनों की बातें सुनने के बाद रुद्र के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। रुद्र बोला, अच्छा तो तुम दोनों मुझे अंदर जाने नहीं दोगे? लगता है तुम्हें मेहरा परिवार का बिल्कुल भी डर नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने दिनों से कहां पर था? जिस पर जानवी ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, और कहां उन्हीं 2 लड़कियों के साथ किसी होटल में गए होंगे, और मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हें उन दोनों लड़कियों के साथ सभी ने देखा था। रुद्र के चेहरे पर अभी भी शैतानी हंसी बेकरार थी। रुद्र बोला, मैं मेहरा परिवार के ऊपर नजर रखने के लिए गया था। तुम झूठ बोल रहे हो, इस बारे में सभी जानते हैं। मेहरा परिवार डार्कफील्ड नाम की जगह पर रहते हैं और डार्कफील्ड का पता गुप्त है। फिर तुम कैसे उस जगह पर पहुंच गए? तुम्हें विश्वास करना है करो, मैं तो यहाँ पर यह बताने के लिए आया था, मेहरा परिवार बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए मैं अपने वर्मा परिवार को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र पीछे मुड़ता है और उस जगह से जाने लगता है।